डोनबास के 97% हिस्से पर फिलहाल रूस का कब्जा हो चुका है, 3% केवल बाकी है। तो ऐसे में जो हम और आप चर्चा कर रहे थे कि जैसे ही ये 100% की तरफ बढ़ेगा, या जो खबरें आ रही हैं कि देखिए क्रीमिया से लेकर डोनबास तक के बीच में लोग आवाजाही शुरू कर चुके हैं, रेल लाइन पटरियों का जिक्र हो रहा है, तो जिस दिन रूस के मंसूबे कामयाब हो जाएंगे, क्या ये जो तमाम सैनिक हैं ये उस बातचीत की टेबल में एक अहम भूमिका निभा सकते हैं जिनको रूस अपने साथ रूस लेकर वापस चला गया है? देखिए, जो 97% की हम बात कर रहे हैं उसको लगभग 100% ही माने, क्योंकि जो यूक्रेनियन फौज है, जैसे मैंने कल भी हम चर्चा कर रहे थे इस बारे में, यूक्रेनियन फौज की जो टैक्टिक्स रही है डिफेंस की, वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट डिफेंस की रही है। वो शहरों में, कस्बों में अपनी डिफेंसेस लेती है, क्योंकि बिल्ट अप एरिया में रूसी फौज घुसने से हिचकिचाएगी, कोई भी फौज हिचकिचाएगी, क्योंकि उससे कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा होती है। तो उनके हाथ में जो सेवेरोडोनेत्स्क है, देखिए जो खबर आई है 90% शहर वो अब रूस से कब्जे में आ चुका है। कुछ इंडस्ट्रियल एरिया है जहां अभी भी कुछ यूक्रेनियन सैनिक आखिरी दम तक लड़ रहे हैं। जैसे ही ये खत्म हो जाता है, यूक्रेनियन सेना ओपन टेरिटरी में नहीं लड़ेगी, तो लगभग आप मानिए कि 100% डोनबास रूस के कब्जे में आ गया है। और जहां तक कनेक्शन सवाल है, हाँ, ये खबरें बिल्कुल सही हैं कि रूस ने रेल नेटवर्क के द्वारा और रोड्स के द्वारा क्रीमिया को बाकी डोनबास, खरसोन और जो उसका ऑक्यूपेशन का इलाका है उससे जोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। और जहां तक आप ये सरेंडर किए हुए यूक्रेनी सैनिक की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है ये। देखिए, यूक्रेन ने भी बड़ी संख्या में रूसी सैनिकों को पकड़ा है, कैप्चर किया है। तो कहीं ना कहीं जब बातचीत होगी, ये दोनों जो आत्मसमर्पण किए हुए सैनिक हैं या कैप्चर्ड सैनिक हैं, इनको बार्गेनिंग चिप, बातचीत में एक दबाव बनाने के लिए हर हालत में इस्तेमाल किया जाएगा, दोनों तरफ से। शुभांकर, नहीं तो जरा ये बताइए कि जिस प्रकार से क्राइमिया से लेकर डोनबास के बीच में अब गतिविधियां बढ़ रही हैं, वहां पर काम हो रहा है, क्या रूस ये पूरी तरह से मन बना चुका है कि अब इस मसले पर नो कॉम्प्रोमाइज, कोई बातचीत नहीं, कोई गुंजाइश नहीं? वो ये मान चुका है कि ये हिस्सा उसके आधिपत्य वाला हिस्सा है और अब यहां पर वो होगा जैसा वो चाहेगा, चाहे वो इंडिपेंडेंट सरकारों के जरिए हो या रूस के अधीन आकर हो? देखिए, इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें एक बहुत बेसिक सच्चाई समझनी पड़ेगी। जो क्रीमिया है, वहां यूएस का रूस का सबसे बड़ा नेवल बेस है, ब्लैक सी का सबसे बड़ा। और 1990 के बाद जब यूक्रेन अलग मुल्क बन गया था, उसके बाद भी वो बेस रूसी फौज वहां से ऑपरेट कर रही थी, रूसी नेवी वहां से ऑपरेट कर रही थी, यूक्रेन की मर्जी से। लेकिन जैसे जैसे इनके रिश्ते खराब होने शुरू हुए, 2014 में सबसे पहले रूस ने क्रीमिया को कब्जे में लिया, क्योंकि वो उसके लिए सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे बड़ा उसका नेवल बेस है, उसकी पूरी नेवल माइट इस एरिया में उसको प्रोजेक्ट करनी है, उसको क्रीमिया की जरूरत है। अभी क्रीमिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि उसका अपना कोई पानी का सोर्स नहीं है। पूरा पानी निप्रो नदी से आता है, एक नहर के द्वारा, जो खरसोन से होकर गुजरती है। तो रूस किसी भी हालत में खरसोन को वापस नहीं कर सकता। अगर वो वापस करेगा तो फिर पूरी क्रीमिया जो है वो पानी से स्टार्व हो जाएगी, उसको पानी नहीं मिल पाएगा। तो कहीं ना कहीं रूस की सामरिक मजबूरी भी है और वो उसको नहीं होने देगा। तो इसको अगर हम दिमाग में रखें, इसके बाद हमें यह समझ पाना बिल्कुल आसान हो जाता है कि रूस किसी भी हालत में खरसोन और डोनबास का इलाका नहीं छोड़ने वाला है। जब तक उसके पूरा कंट्रोल किसी न किसी ट्रीटी के द्वारा नहीं रहता है, तब तक वो इसको किसी भी हालत में नहीं छोड़ेगा। शुभांकर, ठीक है, अब जरा ये बताइए कि खबर ये भी आ रही थी कि बड़ी संख्या में हथियार जो हैं वो अलग अलग देशों के जरिए दिए गए, लेकिन रूस के एक बड़े अधिकारी हैं, उनके हवाले से आज ये खबर आई कि उन सारे हथियारों को रूस ने नष्ट कर दिया है। यूक्रेन को मिले तो सही, लेकिन काम नहीं आ पाए, उनको नष्ट कर दिया गया। तो इसमें कितनी सच्चाई है और इसका क्या इंपैक्ट युद्ध पर पड़ने वाला है? देखिए शुभांकर, जैसे कल गीता भी बोल रही थी और मैं भी बार बार इस चीज को दोहराता हूं, कुछ ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा दोहरा रहा हूं, लेकिन हमें समझने की जरूरत है कि इसमें भी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का हिस्सा है। जिस तरह से यूक्रेन लगातार मोराल तोड़ने की कोशिश कर रहा है रूसी फौज का, रूस भी उसी प्रकार इंफॉर्मेशन वॉरफेयर यूज कर रहा है। ऐसा नहीं कि कोई भी हथियार नहीं पहुंच रहे हैं। अगर ये हथियार नहीं पहुंच रहे होते फ्रंट लाइंस तक, तो जो सक्सेसफुल काउंटर अटैक्स किए हैं यूक्रेन फौज ने खार्किव के बाहरी इलाकों में, खरसोन के कुछ इलाकों में, वो नहीं हो पाता। अगर वो सक्सेसफुल काउंटर अटैक्स कर पा रहे हैं, इसका मतलब कुछ हद तक ये सामग्री फ्रंट लाइंस पर पहुंच रही है। और देखिए एक दूसरी बड़ी बात, सेवेरोडोनेत्स्क में भी लड़ाई चलते हुए 15 दिन हो चुके हैं। भीषण लड़ाई चल रही है, रूस ने वहां बहुत ज्यादा बमबारी की है, उसके बावजूद वो अब तक 100% कब्जा नहीं कर पाए हैं। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे ये जो नए हथियार आ रहे हैं, भारी हथियार वेस्ट से आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं उसके लिए जिम्मेवार हैं। और ये कह पाना कि पूरी खेप नहीं पहुंच पा रही है फ्रंट लाइंस तक,
शायद गलत होगा और इसको भी हमें थोड़ा एक कॉशियस साथ देखना पड़ेगा। हाँ, यह सच है कि 100% जो इक्विपमेंट फ्रंट लाइंस के चलता है पोलैंड बॉर्डर से वो नहीं पहुंच पा रहा है, और जो कीव पे हमला हुआ है, लवीव पे हमला हुआ है, निप्रो पे हमला हुआ है, इवानो फ्रांको पे हमला हुआ है, वो इसको रोकने के लिए हुआ है। और कहीं ना कहीं रूस कुछ हद तक, 100% मैं नहीं बोलूंगा, कुछ हद तक उसको रोकने में कामयाब हुआ है।